दीर्घायु मास्टर्स। एक बात जो स्पष्ट रूप से परिभाषित इकिगाई के साथ सभी में समान है वो ये है कि चाहे कुछ भी हो, वो अपने जुनून का पीछा करते हैं। वो कभी हार नहीं मानते, तब भी जब उनके सामने मुश्किलों के ढेर लग रहे हों या वो एक के बाद एक बाधाओं का सामना कर रहे हों। हमें बस ये स्वीकार करना है कि कुछ चीजें हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, जैसे समय बीतने और हमारे आसपास की दुनिया की क्षणिक प्रकृति। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पल्लवी और हम बात कर रहे हैं हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मोरालेस की लिखी अनूठी किताब इकिगाई के बारे में। जापान के लोगों की स्वस्थ जीवन, रहन सहन और लंबी आयु का श्रेय वहां की जीवन शैली और दर्शन शास्त्र को जाता है, जिसमें अपने इकिगाई को खोजने और उसका पालन करने को आवश्यक माना जाता है। आज की कड़ी का विषय है लंबी आयु जीने वाले लोग और उनका मार्गदर्शन। लेखकों के अनुसार जब उन्होंने इस किताब की शुरुआत की ना, तो उनका मकसद सिर्फ ये जानना नहीं था कि आनंदमयी और दीर्घायु जीवन जीने के लिए क्या जरूरी है, बल्कि ये भी जानना था कि जो लोग लंबी आयु के हैं वो इस बारे में क्या सोचते हैं। ओकिनावा में की गई उनकी भेंट वार्ता बहुत असाधारण थी। वो कुछ ऐसे लोगों से भी मिले जिनकी आयु 100 वर्ष से भी अधिक थी। ऐसे लोगों को सुपर सेंटेनरियन कहा जाता है। आज की तारीख में विश्व भर में 350 से 400 लोग सुपर सेंटेनरियंस की श्रेणी में आते हैं। ये लोग भले ही सुपर हीरो ना हो, लेकिन एक बात तो तय है कि इन लोगों ने बाकी लोगों से ज्यादा समय इस पृथ्वी पर बिताया है। इनमें से कुछ लोगों ने अपने लंबे जीवन का राज कुछ यूं बताया: खाना खाइए, नींद लीजिए और दीर्घायु बनिए। आपको आराम करने की कला सीखनी होगी। अपने अंदर जीने की इच्छा शक्ति रखें और कभी मांसाहार न करें या बहुत कम कर दें। अपने अंदर के बच्चे को जीवित रखें और मजाक करने की आदत न छोड़ें। मन और शरीर को सक्रिय रखें, इससे यकीनन आप लंबी उम्र तक जिएंगे। व्यसन रहित जीवन जिएं और अपने अंदर की ऊर्जा को बनाए रखें। कला चाहे किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, एक इकिगाई होती है। यह हमारे जीवन को अर्थ देती है और अपने साथ खुशी के कई पल लाती है। और सबसे अच्छी बात यह कि ये सभी पल सभी के लिए उपलब्ध होते हैं। जापानी कलाकार होकुसाई 88 साल की उम्र तक जिए और अपने अंतिम समय तक लकड़ी की वस्तुओं पर छपाई का काम करते रहे। कुछ इसी तरह अभिनेता क्रिस्टोफर प्लमर 86 साल के होने पर भी काम के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करते हुए कहते थे कि अगर स्टेज पर काम करते हुए उनकी मृत्यु हो जाए तो दुनिया छोड़ के जाने का ये सबसे अच्छा मार्ग होगा। कार्मेन हरेरा, जिन्होंने अपने जीवन के 100 साल पूरे किए, उन्होंने अपनी पहली पेंटिंग 89 वर्ष की उम्र में बेची थी। एल्सवर्थ केली, जिनकी मृत्यु 92 वर्ष की आयु में हुई, कहते थे कि उनके अनुसार जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे देखने और सुनने की क्षमता बढ़ती जाती है। उन्हें अपने बुढ़ापे में हर रोज नई नई चीजें दिखाई देती थी, जिनकी वजह से वो नए नए चित्र बनाने में सफल हो पाते थे। तो देखा आपने, शरीर बूढ़ा हो जाने पर भी इन सब लोगों ने काम करना और कुछ नया सीखते रहना नहीं छोड़ा। सीखते वक्त मन कभी भी थकता नहीं है और ना ही कभी आपको इसका पश्चाताप होता है। उम्र बढ़ने पर अक्सर हमें लगता है कि हम सब देख चुके, सब जान चुके और हमें अब सब मालूम है। लेकिन अगर आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना है जैसे विषयों पर आप पढ़ना शुरू करेंगे ना, तब आपको महसूस होगा कि आप कितना कम जानते हैं। जन्म मृत्यु की जानकारी रखने के लिए अमेरिका के पास तगड़ी सिविल रजिस्ट्री है। शायद इसीलिए यहाँ ज्यादा लंबी आयु के लोग होने के सबूत मिलते हैं। लेकिन वास्तव में जापान में ही सबसे ज्यादा लंबी आयु के लोग रहते हैं। उनके गांव का शांत और आनंदित जीवन ही इस शतायु का राज है। इसमें कोई शंका नहीं है। उचित खाद्य संस्कृति, बीमार होने से पहले ही डॉक्टर की सलाह लेना, सदा काम में व्यस्त रहना और अपनी संस्कृति से जुड़ी रहना, ये सभी बातें उनकी लंबी आयु में योगदान करती हैं। टीम भावना, मिलजुल कर रहना और जीवन के अंत तक किसी न किसी कला में सक्रिय रहना, ये सभी बातें जापानी लोगों की लंबी आयु का राज है। हेक्टर गार्सिया का कहना है कि जिन चीजों से हम प्यार करते हैं वो किसी पेड़ के पत्तों की तरह हैं और हवा के झोंके से किसी भी समय गिर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे आसपास की दुनिया में परिवर्तन आकस्मिक नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड के सार का हिस्सा है। इस परिवर्तन को स्वीकार करके अपने जीवन का सार ढूंढना ही हमारा इकिगाई है।
जरूरत हो या न हो, सदा सक्रिय रहने के लिए आपको आपका इकिगाई पता होना आवश्यक है। आपका इकिगाई हमेशा आपको आकर्षक और लोगों के उपयोग में आने वाली चीजें बनाने के लिए प्रेरित करता रहता है। इस सकारात्मक और प्रेरक किताब के अगले भाग में हम जापान के शतायु लोगों की दी हुई सीख के बारे में बात करेंगे, तो आप बने रहें हमारे साथ। शतायु लोगों की सीख। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पल्लवी और ऑडियो बुक समरी में हम बात कर रहे हैं जापानी जीवन दर्शन पर आधारित एक बहुत ही प्रेरक और प्रशंसनीय किताब के बारे में, जिसका नाम है इकिगाई। इस किताब को स्पेन के 2 लेखकों हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्को मोरालेस ने मिलकर लिखा है। इन दोनों ने ही लेखन जगत में बहुत नाम और प्रसिद्धि हासिल की है। व्यक्तिगत विकास और दर्शन शास्त्र पर लिखी इनकी बहुत सी किताबें बेस्ट सेलर्स के रूप में पूरी दुनिया में पढ़ी जाती हैं। जापानी दर्शन और आध्यात्म में ऐसा मानना है कि हर एक के जीवन का एक इकिगाई होता है। इकिगाई हम सबके अंदर छुपा होता है। कुछ लोगों को ये इकिगाई मिल जाता है और कुछ लोग इसकी खोज में लगे रहते हैं। इसके पिछले भाग में हमने जाना जापान के शतायु लोगों के बारे में, और इस भाग में हम चर्चा करेंगे खुशहाली और लंबी आयु के लिए जापान के रीति रिवाज और कहावतों के बारे में। जापान के शतायु लोगों पर किताब लिखने से पहले जब लेखक उस छोटे से टापू पर पहुंचे तो उन्होंने वहां मौजूद कई लोगों से बातचीत की। उस दौरान वहां के बुजुर्गों से उनकी लंबी आयु, तत्व ज्ञान और इकिगाई के राज के बारे में भी जानकारी हासिल की। उन्हें ये जानकर बेहद बेहद खुशी हुई कि कोई उन पर किताब लिखना और डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता है। उनके बताए कुछ गहन राज इस प्रकार थे। चिंता न करें। लंबी आयु का राज है कभी चिंता न करना, मन से सदा युवा रहना और खुद को कभी बूढ़ा न होने देना। खुले मन से हंसते हंसते जीवन में आने वाले सभी परिचित और अपरिचित लोगों से मिलना, ताकि हर कोई आपसे मिलने के लिए उत्साहित रहे। चिंता दूर करने का सबसे सरल उपाय है लोगों के साथ घुल मिल कर रहना और उनसे बातचीत करना। वहाँ के कई लोग इस क्रिया को अपनाते हुए आगे बढ़कर सबसे बात करते हैं, दोबारा मिलने के प्लान बनाते हैं और उसके बाद घर पर आकर अपने बगीचे में लगी सब्जियों की देखभाल करते हैं और दोपहर बाद फिर दोस्तों से मिलने निकल जाते हैं। ये लोग मिलने की वजह नहीं ढूंढते और मिलने पर समस्याएं नहीं ढूंढते। इकट्ठा होना और मजे करना ही इनका एकमात्र उद्देश्य है। अच्छी आदतें बनाना। लंबी आयु पाने का एक सीधा और सरल तरीका है अच्छी आदतें रखना। जैसे इस टापू के बहुत से लोग सुबह 6 बजे उठकर अपने बगीचे में खुद की लगाई हुई सब्जियों और पौधों को देखना बहुत पसंद करते हैं। उनमें जीवन मानकर उनसे बातें किया करते हैं। इस तरह समय बिताकर उन्हें बहुत शांति और खुशी मिलती है। बाजार से न लाकर अपने खाने लायक सब्जी और फल उगाना ही कई लोगों का इकिगाई है। बूढ़े होने पर भी अपनी बुद्धि को तेज रखने की कला आपकी उंगलियों में होती है। अपने हाथों को सदा सक्रिय रखें तो आप यकीनन 100 बरस तक जिएंगे। सुबह 4 बजे उठना और कॉफी पीकर हल्का व्यायाम करना कुछ लोगों के लिए अति आवश्यक होता है। हर चीज को थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना भी अनिवार्य है। ऐसे में आपको खाने में अलग अलग पदार्थ भी पसंद हों तो सब कुछ कम मात्रा में खाने से कोई दिक्कत नहीं है। हर दिन कुछ ना कुछ काम करते रहना भी जरूरी है। आलस से और अधिक थकान होती है और धीरे धीरे अपने आप आपका शरीर काम करना बंद कर देता है। सुबह अपनी पूजा अर्चना के स्थान पर धूप जलाकर अपने पूर्वजों का स्मरण करना बहुत जरूरी है। दिन की शुरुआत प्रार्थना से की जाए तो दिन अच्छा ही गुजरता है। हफ्ते में एक बार कम से कम दोस्तों से मिलकर आनंदित होना भी जरूरी है। लंबी आयु के लिए ये 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। स्वस्थ शरीर के लिए व्यायाम, अच्छा आहार और मित्र परिवार। अपनी दोस्ती को सींचते रहें। उनसे रोज मिलना और गपशप करना इन लोगों के जीवन में ईंधन का काम करता है। ये पता होना कि वो अपने दोस्तों से अगले दिन फिर उसी जगह और समय पर मिलेंगे कई लोगों के लिए बहुत जरूरी होता है। अपनी पसंद के लोगों से नियमित रूप से मिलना और बातचीत करना ही उनकी लंबी आयु का राज होता है। राह चलते स्कूल जाते बच्चों से मुस्कुरा कर बात करना, लोगों को गाड़ी धीमी चलाने की सलाह देना, महिलाओं का अभिवादन करना, ऐसे बहुत से काम हैं जो जापान के लोगों के लिए दिनचर्या का हिस्सा हैं। इत्मीनान से जिएं, जल्दबाजी न करें, हर काम की गति थोड़ी धीमी रखें। आराम से और तसल्ली से जीना ही वहाँ के कई लोगों की लंबी आयु का कारण है। समुद्र किनारे मिलने वाली कौड़ियों से सुंदर चीजें बनाने वाले कई लोगों के लिए वही उनका इकिगाई है।
सुबह जल्दी उठकर प्रार्थना और व्यायाम के बाद एक सादा सा नाश्ता करना और उसके बाद काम पर जाना, और जब मन करे तब काम करने के बाद दोस्तों से मिलकर वापस घर लौटना। ये वहाँ के अधिकांश लोगों का रोज का काम है। छोटी छोटी चीजों में भी आनंद लेना और हर मौसम में शांति से जीना उनकी लंबी आयु का राज है। और सबसे जरूरी बात, सकारात्मक बने। अपने आप को रोज याद दिलाएं कि आपका आने वाला दिन स्वास्थ्य और ऊर्जा से भरा होगा, जिसका आपको पूरा लाभ उठाना है। कितनी भी उम्र हो जाए, खुद को हमेशा युवा ही समझें और ये मान लें कि अभी आपको बहुत कुछ करना है। दिल खोल कर हंसिए, जहां जाइए खुशियां बिखेर कर आइए। अपने आप को सदा सौभाग्यशाली समझिए और जीवन से आपको जो कुछ भी मिला है ना, उसे समाज को वापस लौटाइए। अच्छा जीवन जीते रहना ही लंबी आयु का राज है। तो आप भी इन सब बातों को मन से अपनाइए और अपने जीवन में आनंद का स्वागत कीजिए। हम इस सुंदर किताब पर अपनी ये चर्चा जारी रखेंगे। आप भी बने रहें हमारे साथ। ईश्वर का अंश। जीवन और दर्शन पर यूं तो लाखों किताबें लिखी गई हैं, लेकिन जिस किताब पर हम चर्चा कर रहे हैं उसे पढ़कर और उसमें दिए गए उपायों को अपनाकर दुनिया भर के लोगों ने अपने अंदर कमाल के बदलाव अनुभव किए हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जापानी जीवन दर्शन पर आधारित एक बहुत ही प्रेरक और प्रासंगिक किताब के बारे में, जिसका नाम है इकिगाई। इस किताब को स्पेन के 2 लेखकों हेक्टर गार्सिया और फ्रांसेस्को मोरालेस ने मिलकर लिखा है और अब तक इस किताब की करोड़ों प्रतियां बिक चुकी हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पल्लवी और आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो जापानी दर्शन और आध्यात्म में ऐसा मानना है कि हर एक के जीवन का एक इकिगाई होता है। इकिगाई हम सबके लिए होता है और हम सबके अंदर होता है। कुछ लोगों को ये इकिगाई मिल जाता है और कुछ लोग इसकी खोज में लगे रहते हैं। इस बुक समरी के पिछले भाग में हमने जाना जापान के एक छोटे से शहर ओकिनावा में रहने वाले शतायु लोगों की खुशहाली और लंबी आयु के पीछे क्या राज है। ऐसे कौन से नियम, कानून या रीति रिवाज हैं जिनका पालन करके जापान के लोग दुनिया भर में न सिर्फ सबसे अधिक जीते हैं बल्कि सबसे अच्छा जीवन जीते हैं। आइए अब बात करते हैं कि लेखकों की इस टीम ने वहां तक पहुंचने का सफर कैसे तय किया और उनके शुरुआती अनुभव कैसे रहे। किताब का काम शुरू किए हुए करीब 1 बरस बीत चुका था, लेकिन अभी तक इन लोगों ने जापान के इस गांव में प्रवेश नहीं किया था। इस समूह ने ओगिमी टापू तक पहुंचने के लिए टोक्यो से ओकिनावा की राजधानी नाहा तक पहुंचने के लिए 3 घंटे की उड़ान भरी। उन्होंने कुछ दिन पहले ही वहां के मुखिया को फोन करके अपने कार्यक्रम की सूचना दे दी थी और अपने आने का प्रयोजन भी बता दिया था। काफी लंबी चर्चा के बाद ही उन्हें इस काम के लिए अनुमति मिली और फिर उस टापू पर पहुंचकर उन्हें लगा मानो समय वहीं थम गया हो, रुक गया हो, क्योंकि वहां के लोग सिर्फ उसी क्षण में जीने में विश्वास रखते थे। उनकी सड़क की यात्रा भी बहुत सुंदर और सुखद रही, क्योंकि वो जिस रास्ते से जा रहे थे ना, उसकी एक ओर समंदर था और दूसरी ओर यान बारू जंगल से भरा हुआ पहाड़। राह में कई सारे छोटे छोटे घर और दुकानें थीं जो अपने आप में जापानी संस्कृति से परिपूर्ण थीं। अपनी मंजिल पर पहुंचकर उनकी मेजबान तायरा और यूकी नाम की महिलाओं ने उनका स्वागत किया। यूकी 88 वर्ष की थी और कार चलाकर उन्हें एक होटल में खाना खिलाने भी ले गई। उन्हें अपने कार चलाने के कौशल पर बहुत मान था और वो उनके चेहरे से साफ झलक रहा था। रेस्टोरेंट पहुंचकर लेखकों को जो सबसे पहला ज्ञान मिला वो ये था कि वहां खाना खाने को जीवन का महत्वपूर्ण अंग नहीं माना जाता। खाने से आपकी लंबी आयु पर सच में कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ता है। हाँ, नहीं खाने से अवश्य पड़ता है, यूकी ने हंसते हुए कहा था। असली वजह है खुशी खुशी जीवन जीना और अपनी आज को अच्छी तरह से बिताना। क्या आप जानते हैं, ओगिमी में बार नहीं है, रेस्टोरेंट्स की संख्या भी बहुत कम है, क्योंकि वहाँ खुशी की व्याख्या ना थोड़ी सी अलग है। वहाँ पर लोग एक दूसरे से सामाजिक केंद्रों में मिलते हैं। कस्बों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा गया है, हर हिस्से का एक प्रमुख होता है और कुछ लोगों को कला, त्योहार, सामाजिक कार्य और लंबी आयु जैसे विभागों के लिए नियुक्त किया जाता है। जी हाँ, लंबी आयु यहाँ एक विभाग है और लोग सबसे अधिक इसी विभाग की ओर ध्यान देते हैं। और इसके बाद ये लोग एक जन्मदिन की पार्टी में पहुंचे जहाँ करीब 20 लोग थे। उस ग्रुप में सबसे छोटे सदस्य की आयु 83 वर्ष की थी और जिसका जन्मदिन मनाया जा रहा था वो 99 बरस पूरे कर रही थी। 100वें साल में प्रवेश कर रही इस महिला ने मोमबत्ती फूंक कर पार्टी में आए सभी लोगों का आभार व्यक्त किया और किसी जवान इंसान की बर्थडे पार्टी की तरह नाच गाकर आनंद उठाया। ये उस समूह की पहली पार्टी जरूर थी पर आखिरी नहीं।
वहां हफ्ता भर रहने पर उन्होंने इस तरह के कई और जश्न में भाग लिया। वो लोग बहुत ही मधुर गीत भी गाते थे। साथ ही अपने पारंपरिक समारोह में उन्होंने सबको सम्मिलित करते हुए पहाड़ की तलहटी में खाना खिलाया और नाच गाकर अपनी खुशी जाहिर की। ओगिमी जीवन शैली में खेल कूद को भी बहुत महत्व दिया जाता है। वहाँ के कुछ बुजुर्ग लोगों ने इन्हें भी खेल में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। गेट बॉल नामक इस खेल में लकड़ी के बल्ले से बॉल को मारा जाता है। वहाँ के लोग आपस में प्रतियोगिताएं आयोजित करते रहते हैं और इस खेल में सम्मिलित होने के लिए उम्र की कोई शर्त नहीं होती। ये लोग बड़ी खुशी खुशी इसमें शामिल होने पहुंचे, लेकिन जल्द ही 104 वर्ष की एक महिला के द्वारा पराजित कर दिए गए। सभी लोग बहुत खुश थे, इसलिए हार जीत की परवाह के बिना वो दिन बहुत ही सुखद तरीके से बीत गया। यहाँ के लोग मानते हैं कि हर इंसान में ईश्वर का अंश यानी माबुई होता है। ये चैतन्य का अंश होता है और हमारे जीवन का असली स्रोत भी। ये चैतन्य अमर होता है और हमारे अस्तित्व की असली पहचान भी। शायद इसीलिए यहाँ हर कोई एक दूसरे को इतना सम्मान और प्रेम देता है। सुखी जीवन जीने के लिए ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। आप इकिगाई की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। द इकिगाई डाइट भाग 1। नमस्कार दोस्तों, जापानी जीवन दर्शन पर आधारित किताब इकिगाई पर इस चर्चा में अब बात करते हैं द इकिगाई डाइट के बारे में। आखिर ऐसा क्या है यहाँ के खान पान में जो इस प्रांत में दुनिया के सबसे अधिक लंबी आयु वाले लोग रहते हैं? कैसे ये लोग बहुत ही अच्छे स्वास्थ्य के साथ एक लंबा जीवन व्यतीत करते हैं? आइए जानते हैं इसके कुछ कारण। मैं हूं आपके साथ पल्लवी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के हिसाब से जापान में दुनिया की सबसे अधिक जीवन प्रत्याशा है। यहाँ आदमियों की औसत उम्र 85 वर्ष और महिलाओं की 87.3 वर्ष है। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि जापान में इस पूरी दुनिया में बसने वाले सबसे अधिक शतायु यानी 100 साल से लंबी उम्र के लोग रहते हैं। सितंबर 2016 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार प्रत्येक मिलियन लोगों के लिए 520 से अधिक शताब्दी की सूचना दी गई थी। एक अन्य अध्ययन जो जापान, उसके प्रांत ओकिनावा, स्वीडन और संयुक्त राज्य अमेरिका में जीवन प्रत्याशा की तुलना करता है, ये दर्शाता है कि जापान में जीवन प्रत्याशा अपने आप में ही काफी अधिक है। वहीं ओकिनावा में राष्ट्रीय औसत से भी अधिक है। ओकिनावा जापान के उन क्षेत्रों में से एक है जो द्वितीय विश्व युद्ध से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे। नतीजतन न केवल युद्ध के मैदान पर संघर्ष बल्कि भूख और युद्ध समाप्त होने के बाद संसाधनों की कमी के कारण 1940 और 1950 के दशक के दौरान औसत जीवन प्रत्याशा बहुत अधिक नहीं थी। हालांकि ओकिनावा वासी विनाश से उबरने के बाद देश के सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले नागरिकों में से एक थे। जापानियों के पास लंबे जीवन के कौन से रहस्य हैं? ओकिनावा के बारे में ऐसा क्या है जो इसे जीवन प्रत्याशा के मामले में सर्वश्रेष्ठ बनाता है? विशेषज्ञ बताते हैं कि ओकिनावा जापान का एकमात्र ऐसा प्रांत है जहां रेलगाड़ियां नहीं हैं। इसके निवासियों को वाहन न चलाने पर पैदल या साइकिल से चलना पड़ता है। ये एकमात्र ऐसा प्रांत है जो प्रतिदिन 10 ग्राम से कम नमक खाने की जापानी सरकार की सिफारिश का पालन करने में कामयाब रहा है। इसका श्रेय ओकिनावा की मिरेकल डाइट को भी जाता है। ओकिनावा में हृदय रोग से मृत्यु होने की दर जापान में सबसे कम है और इसका निश्चित कारण है वहां के निवासियों का खान पान। ये कोई संयोग नहीं कि पोषण पर होने वाली किसी भी वार्ता या पैनल में ओकिनावा डाइट की चर्चा दुनिया भर में अक्सर की जाती है। ओकिनावा में आहार पर सबसे ठोस डेटा माकोटो सुजुकी नाम के एक हृदय रोग विशेषज्ञ द्वारा किए गए अध्ययनों से आता है, जिन्होंने 1970 से अब तक ओकिनावा में पोषण और उम्र बढ़ने पर 700 से अधिक वैज्ञानिक लेख प्रकाशित किए हैं। इस विषय पर द ओकिनावा प्रोग्राम नामक एक पुस्तक भी प्रकाशित हो चुकी है, जिसे डाइट बुक की बाइबल माना जाता है। इस किताब के द्वारा वो इन निष्कर्ष पर पहुंचे। स्थानीय लोग कई तरह के खाद्य पदार्थ खाते हैं, खासकर सब्जियां। यहाँ खाने में होने वाली विविधता भी एक आवश्यक भूमिका निभाती है। ओकिनावा के शतायु लोगों के एक अध्ययन से पता चला है कि वो नियमित रूप से मसालों सहित 206 तरह के विभिन्न खाद्य पदार्थ खाते हैं। उन्होंने नियमित रूप से हर दिन 18 अलग अलग खाद्य पदार्थ खाए, जो हमारी फास्ट फूड संस्कृति के बिल्कुल उलट है। वो लोग दिन में 7 अलग अलग प्रकार के फलों और सब्जियों का सेवन करते हैं और कम से कम 5 बार फल और सब्जियां खाते हैं। आपके खाने में भरपूर पोषण और मेज पर पर्याप्त विविधता है या नहीं है, ये जांचने का सबसे आसान तरीका ये सुनिश्चित करना है कि आप हर दिन इंद्रधनुष खा रहे हैं, जैसे कि लाल मिर्च, गाजर,
पालक, फूल गोभी और बैंगन से बने व्यंजन खाने को शानदार रंग और विविधता देते हैं। सब्जियां, आलू, फलियां और सोया उत्पाद जैसे टोफू ओकिनावा वासियों के मुख्य आहार हैं। उनकी दैनिक कैलोरी का 30% से अधिक सब्जियों से आता है। अनाज उनके आहार का आधार है। जापानी लोग हर दिन सफेद चावल खाते हैं, कभी कभी नूडल्स डालते हैं। ओकिनावा में भी चावल प्राथमिक भोजन है। वो शायद ही कभी चीनी खाते हैं और अगर खाते भी हैं तो गन्ना चीनी का एक रूप। लेखक समूह ओगिमी जाने के रास्ते में हर सुबह कई बार गन्ने के खेतों से गुजरे और यहाँ तक कि एक जगह रुककर गन्ने का रस भी पिया। जूस बेचने वाले स्टॉल के पास गन्ने के एंटी कार्सिनोजेनिक लाभों का वर्णन करने वाला एक बोर्ड भी लगा था। इन बुनियादी आहार सिद्धांतों के अलावा ओकिनावा के लोग प्रति सप्ताह औसतन 3 बार मछली खाते हैं। जापान के अन्य हिस्सों में सबसे अधिक खाया जाने वाला मांस सुअर का होता है, पर यहाँ के स्थानीय लोग इसे प्रति सप्ताह केवल 1 या 2 बार ही खाते हैं। माकोटो सुजुकी के किए हुए शोध और अध्ययन से ये बातें सिद्ध होती हैं। सामान्य तौर पर ओकिनावा वासी जापान की बाकी आबादी की तुलना में 1/3 चीनी का उपभोग करते हैं। मतलब ये कि मिठाई और चॉकलेट उनके आहार का बहुत कम हिस्सा है। वो जापान के बाकी हिस्सों की तुलना में लगभग आधा नमक खाते हैं। एक आम जापानी के 12 ग्राम की तुलना में हर दिन 7 ग्राम। ये लोग जापान के बाकी हिस्सों की तुलना में बहुत कम कैलोरीज का उपभोग करते हैं। प्रतिदिन 2067 के बजाय सिर्फ 1785। ओकिनावा के साथ साथ दुनिया भर में मौजूद बाकी के ब्लू जोन में भी ये कम कैलोरी की मात्रा का उपभोग आम बात है। तो सुना आपने, एक स्वस्थ और सुचारू जीवन के लिए एक सही डाइट कितनी जरूरी है। अगले भाग में चर्चा करेंगे द इकिगाई डाइट के पार्ट 2 पर। आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए। द इकिगाई डाइट पार्ट 2 भाग 2। जापानी जीवन दर्शन पर अब तक की लिखी गई सबसे सफल किताब इकिगाई की चर्चा हो और इकिगाई डाइट के बारे में विस्तार से बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पल्लवी और बात हो रही है हमारे रोजमर्रा के जीवन के सबसे अभिन्न अंग हमारे भोजन की। जब हम जीवन के दीर्घायु होने की बात करते हैं तो हमारा खान पान उसमें सबसे ऊपर का दर्जा हासिल करता है। जापानी लोगों, विशेष रूप से ओकिनावा के निवासियों की उच्च जीवन प्रत्याशा के बारे में बताते हुए लेखक उनके आहार को श्रेय देते हैं। वो फिर से पहले बताए गए 80% नियम के बारे में बात करते हैं, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसे जापानी में हारा हची बू के रूप में जाना जाता है। हारा हची बू को लागू करने का एक आसान तरीका है मिठाई को छोड़ना। साथ ही इसे पूरी तरह मानना बहुत मुश्किल नहीं है। जब आपको लगे कि आपका पेट लगभग भर गया है लेकिन थोड़ा अधिक हो सकता है, बस उसी समय खाना बंद कर दें या थाली में परोसे गए भाग के आकार को कम कर दें। इसके पीछे का विचार यह है कि जब आप भोजन समाप्त कर लें तब भी थोड़ी सी भूख रहनी चाहिए। यही कारण है कि पश्चिम की तुलना में जापान में परोसे गए भाग का आकार बहुत छोटा होता है। इसकी जगह छोटी छोटी प्लेटों में चावल के साथ दूसरी प्लेटों में सब्जियां, एक कटोरी सूप और थोड़ा सा नाश्ता, ऐसी कई छोटी प्लेटों पर भोजन परोसने से बहुत अधिक खाने से बचना आसान हो जाता है और साथ ही इस अध्याय की शुरुआत में चर्चा की गई विविध आहार की सुविधा भी मिलती है। हारा हचिबू एक प्राचीन प्रथा है। ज़ेन बौद्ध धर्म पर 12वीं शताब्दी की पुस्तकें भी आमतौर पर जितना आप चाहें उसका सिर्फ 2/3 खाना खाने की सलाह देती हैं। पूर्व में सभी बौद्ध मंदिरों में 1 से कम भोजन करना आम बात है। शायद बौद्ध धर्म ने 900 साल पहले ही कैलोरी सेवन को सीमित करने के लाभों को पहचान लिया था। तो ये तय रहा कि लंबे समय तक जीने के लिए कम खाना खाना चाहिए। शायद ही कोई होगा जो इस विचार को चुनौती देगा। निश्चित रूप से हमारे शरीर की अपेक्षा से कम कैलोरी खाने से दीर्घायु में वृद्धि होती है। बस इसे कुपोषण की चरम सीमा तक न ले जाएं। कम कैलोरी का सेवन करते हुए स्वस्थ रहने में ही समझदारी है। उच्च पोषण मूल्य यानी सुपर फूड वाले खाद्य पदार्थ खाएं और उन चीजों से परहेज करें जो हमारे कैलोरी सेवन में ढेरों बढ़त करते हैं लेकिन पोषण मूल्य से बहुत कम प्रदान करते हैं। यहाँ जिस तरह की कैलोरी प्रतिबंध पर चर्चा हो रही है वो आपके जीवन में वर्षों को जोड़ने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है। यदि शरीर नियमित रूप से पर्याप्त या बहुत अधिक कैलोरी का सेवन करता है तो वो सुस्त हो जाता है और केवल खाना पचाने पर ही महत्वपूर्ण ऊर्जा खर्च करने लगता है। कैलोरी रिस्ट्रिक्शन का एक और लाभ यह है कि ये शरीर में IGF-1 यानी इंसुलिन जैसे विकास कारक के स्तर को कम करता है। IGF-1 एक प्रोटीन है जो उम्र बढ़ने की प्रक्रिया में
महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसा लगता है कि मनुष्यों और जानवरों की उम्र का एक कारण उनके रक्त में इस प्रोटीन की अधिकता है। क्या सिर्फ कैलोरी प्रतिबंध मनुष्यों में जीवन काल बढ़ा सकता है? यह अभी पूरी तरह से तय नहीं है, लेकिन रिसर्च और डेटा तेजी से इस बात का संकेत देते हैं कि पर्याप्त पोषण के साथ थोड़ा सा कैलोरी कंट्रोल मोटापे, टाइप 2 डायबिटीज, सूजन, उच्च रक्तचाप और हृदय रोग के खिलाफ एक शक्तिशाली सुरक्षात्मक प्रभाव डालता है और कैंसर जैसे जोखिम कारकों को कम करता है। हर रोज अगर खाना खाने के 80% नियम का पालन न कर पाने की स्थिति में एक विकल्प है कि प्रत्येक सप्ताह में 1 या 2 दिन उपवास किया जाए। 5:2 उपवास आहार हर हफ्ते 2 दिन उपवास करने और अन्य 5 दिनों में सामान्य रूप से खाने की सलाह देता है। इसके कई लाभ हैं, जैसे कि इस तरह का उपवास पाचन तंत्र को साफ करने में मदद करता है और पेट को भी थोड़ा सा आराम देता है। ओकिनावा डाइट प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स कोशिकाओं में ऑक्सीकरण प्रक्रिया को धीमा करते हैं और शरीर को नुकसान पहुंचने वाले और उम्र बढ़ने में तेजी लाने वाले मुक्त कणों को निष्क्रिय करते हैं, जैसे कि ग्रीन टी के एंटीऑक्सीडेंट शक्ति सब जानते हैं और इस पर बाद में अधिक विस्तार से चर्चा की जाएगी। क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट में समृद्ध हैं और इस क्षेत्र में लगभग हर दिन खाए जाते हैं, इसलिए इन 15 खास खाद्य पदार्थों को ओकिनावा में जीवन शक्ति की कुंजी माना जाता है। टोफू, मिसो, टूना, गाजर, गोया यानी कड़वा तरबूज, कोम्बू यानी समुद्री केल्प, पत्ता गोभी, नोरी यानी समुद्री शैवाल, प्याज, सोया, अंकुरित, हेचिमा यानी ककड़ी जैसी लौकी, सोयाबीन उबला या कच्चा, शकरकंद और काली मिर्च। शिकुवासा ओकिनावा का बहुत ही उच्च कोटि का एक खट्टा फल है और ओगिमी पूरे जापान में इसका सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके रस को पहले पानी से पतला किए बिना पीना असंभव है। इसका स्वाद कहीं कहीं नींबू और मैंडरिन संतरे के बीच का होता है, जिनसे ये एक पारिवारिक समानता रखता है। इसमें उच्च स्तर के एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। सभी खट्टे फल जैसे कि अंगूर, संतरा, नींबू आदि में नोबिलेटन की मात्रा अधिक होती है, लेकिन ओकिनावा के शिकुवास में संतरे की तुलना में 40 गुना अधिक होती है। नोबिलेटन का सेवन हमें कैंसर, टाइप 2 डायबिटीज और मोटापे से बचाता है। इनका उपयोग कई पारंपरिक व्यंजनों और भोजन में स्वाद जोड़ने के लिए किया जाता है और रस बनाने के लिए इन्हें निचोड़ा जाता है। शहर में जन्मदिन की पार्टियों में शोध करते समय लेखक की टीम को भी शिकुवासा केक खिलाया गया था। इकिगाई पर चर्चा भी बाकी है, आप भी बने रहें हमारे साथ। शतायु जीवन के व्यायाम भाग 1। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ पल्लवी और हमारी चर्चा का विषय है जापानी दर्शन को बहुत ही खूबसूरती से समझाती पूरी दुनिया में प्रसिद्ध किताब इकिगाई। इस बेस्ट सेलिंग किताब को लिखा है हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्को मोरालेस की जोड़ी ने, जो कि स्पेन के रहने वाले हैं। आज की चर्चा का विषय है स्वस्थ और शतायु जीवन के लिए कुछ आसान से व्यायाम। ब्लू जोन के अध्ययन से पता चलता है कि जो लोग सबसे लंबे समय तक जीवित रहते हैं वो सबसे अधिक व्यायाम करने वाले नहीं होते, बल्कि सबसे अधिक चलने वाले होते हैं। जी, जब लेखकों ने दीर्घायु गांव ओगिमी का दौरा किया तो उन्होंने पाया कि 80 और 90 वर्ष से अधिक उम्र के लोग अभी भी सक्रिय हैं। वो घर पर खिड़की से बाहर देखते हुए या अखबार पढ़ते हुए नजर नहीं आते। ओगिमी के निवासी बहुत चलते हैं, अपने पड़ोसियों के साथ कैरियोकी करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं और जैसे ही उन्होंने नाश्ता किया या उससे पहले भी अपने बगीचे में घास काटने के लिए बाहर जाते हैं। वो जिम नहीं जाते या गहन व्यायाम नहीं करते, लेकिन वो अपने दैनिक दिनचर्या के दौरान लगभग कभी भी चलना बंद नहीं करते। अगर हम किसी शहर में रहते हैं तो हमें हर दिन प्राकृतिक और स्वस्थ तरीके से चलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन हम ऐसे व्यायाम कर सकते हैं जो सदियों से शरीर के लिए अच्छे साबित हुए हैं। शरीर, मन और आत्मा को संतुलन में लाने के लिए पूर्वी अनुशासन पश्चिम में काफी लोकप्रिय हो गए हैं, लेकिन उनके मूल देशों में स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए उनका उपयोग सदियों से किया जाता रहा है। योग मूल रूप से भारत से है, लेकिन जापान में बहुत लोकप्रिय है और चीन के चिंगोंग और ताई ची किसी व्यक्ति के शरीर और दिमाग के बीच सामंजस्य बनाने की कोशिश करते हैं ताकि वो ताकत, खुशी और शांति के साथ दुनिया का सामना कर सके। उन्हें युवाओं के अमृत के रूप में जाना जाता है और विज्ञान ने इस दावे का समर्थन किया है। ये हल्के व्यायाम असाधारण लाभ प्रदान करते हैं और विशेष रूप से उन वृद्ध व्यक्तियों के लिए उपयुक्त हैं जिन्हें फिट रहने में समय लगता है। अन्य बातों के अलावा
ताई ची को ऑस्टियोपोरोसिस और पार्किंसंस रोग के विकास को धीमा करने, मांसपेशियों के टोनिंग और लचीलेपन में सुधार करने के लिए इसके भावनात्मक लाभ उतने ही महत्वपूर्ण हैं। ये तनाव और अवसाद के खिलाफ एक महान ढाल है। आपको हर दिन एक घंटे जिम जाने या मैराथन दौड़ने की जरूरत नहीं है। जैसा कि जापानी शतायु हमें दिखाते हैं, आपको बस अपने दिन में हलचल जोड़ने की जरूरत है। इसमें से किसी भी पूर्वी अनुशासन का नियमित रूप से अभ्यास करना ऐसा करने का एक शानदार तरीका है। रेडियो ताइसो एक ऐसी ही शारीरिक गतिविधि है जिसकी चर्चा लेखक ने इस किताब में की है। ये सुबह की वार्म अप एक्सरसाइज दूसरे विश्व युद्ध से पहले के समय से मौजूद है। इसके नाम में रेडियो तब से लगाया गया है जब इसके अभ्यास के निर्देश रेडियो पर प्रसारित किए जाते थे। लेकिन आजकल लोग आमतौर पर इन एक्सरसाइजेस को टेलीविजन या इंटरनेट वीडियो पर ही देखते हैं। रेडियो ताइसो करने का एक मुख्य उद्देश्य प्रतिभागियों के बीच एकता की भावना को बढ़ावा देना है। अभ्यास हमेशा समूहों में किया जाता है, आमतौर पर स्कूलों में कक्षाएं शुरू होने से पहले और व्यवसायों में काम शुरू होने से पहले। जब ये अभ्यास एक बड़े समूह में किए जाते हैं तो ये आमतौर पर एक खेल के मैदान में या एक बड़े स्वागत कक्ष में होते हैं और आमतौर पर इनमें किसी प्रकार का लाउडस्पीकर शामिल होता है। अभ्यास में 5 या 10 मिनट लगते हैं और ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि इसे सभी लोग करते हैं या केवल कुछ। वो संयुक्त गतिशीलता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सबसे प्रतिष्ठित रेडियो ताइसो अभ्यासों में से एक में बस अपनी बाहों को अपने सिर के ऊपर उठाना और फिर उन्हें गोलाकार गति में नीचे लाना शामिल है। ये शरीर को जगाने का एक आसान सा तरीका है, एक आसान गतिशीलता कसरत जो तीव्रता में कम है और जो जितना संभव हो सके उतने जोड़ों के व्यायाम पर केंद्रित है। ये सुनने या देखने में बहुत ही बुनियादी लग सकता है, लेकिन आजकल के हमारे जीवन में हम अपने कानों के ऊपर अपनी बाहों को उठाए बिना पूरा का पूरा दिन बिता सकते हैं। इसके बारे में जरा ध्यान से सोचें। किताबें पढ़ते समय, स्मार्टफोन का उपयोग करते समय या कंप्यूटर पर कुछ लिखते या पढ़ते समय हमारी बाहें हमेशा नीचे होती हैं। जब तक हमें ऊपर से कुछ उतारना न हो या हम किसी अलमारी या कोठरी में किसी चीज को रखना चाहते हैं, बस तभी हम अपने हाथ अपने सिर के ऊपर उठाते हैं। जबकि हमारे पूर्वज अपने रोज के काम जैसे पेड़ों के नीचे से चीजें इकट्ठा करते समय दिन में जाने कितनी ही बार अपने हाथों को सिर के ऊपर उठाया करते थे। रेडियो ताइसो इस तरह हमें शरीर की सभी बुनियादी गतिविधियों का अभ्यास करने में मदद करता है। इस तरह की अनेक गतिविधियां हैं जो एक स्वस्थ, सरल और लंबा जीवन जीने में मदद करती हैं। आगे आने वाले भागों में हम इस पर चर्चा करते रहेंगे। आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए।